Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर अपने इस कोर्स अप्लाइड साइकोलॉजी व्यवहारिक मनोविज्ञान के आज 11वें सत्र के साथ, और जिसका टाइटल है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। और आज के अपने इस सत्र में हम कुछ प्रमुख जो आम जीवन में जो ज़्यादातर एनकाउंटर होते हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज के अपने इस सत्र में, और साथ ही साथ अपने पिछले सत्र में जो हमने एक प्रयास किया था को समझने का, जो एक प्रयास किया था हमने कि किस प्रकार से उसमें किस तरह से जो उसकी समस्याएं हैं उससे जो लोग जूझते हैं, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो इन सभी की एक हमने चर्चा पिछले अपने हमारा एक उसी चर्चा का एक हिस्सा जो छूट गया था जिसको, और उसके बाद हम अपनी आगे की जो चर्चा है उसको यहाँ पर, पहली हमारी आज की जो चर्चा है, जो पिछले सत्र की जो शेष एक भाग रह गया था, उसमें हम लास्ट में जो बात करना चाहते थे दैट वाज अबाउट ट्रीटमेंट्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी उपचार के लिए हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं तो उनके बारे में हम आज यहाँ पर एक चर्चा करेंगे। में जो पहला जो हमारा चर्चा होगी वो यानी कि जो मेडिकेशन का जो प्रावधान है सिजोफ्रेनिया की परेशानी दूर करने के लिए जो मेडिकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में हम पहले विचार करेंगे। और इसमें जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की एक क्लास है, हम कह सकते हैं दवाइयों की। इसमें शुरुआती दौर में जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स थे उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता था, और आने वाले जो विशेष इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि जो लोग इस परेशानी से जो जूझ रहे हैं उनके लिए मेडिकेशंस एक शुरुआती हम कह सकते हैं बेहतर उपाय होता है। उसका रीज़न पहला ये है कि चूंकि इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं वो किसी भी और तरह से, चूंकि रियलिटी से वो टच खो चुके होते हैं, और इस कारण से जब भी उनको कोई अगर हम बात बताएंगे या उन्हें कुछ समझाने का प्रयास करेंगे या उनसे किसी भी तरह की हम एक इंटरेक्शन की जब प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी समस्या आती है। और इसका रीज़न, चूंकि हम जो सिम्टम्स इसके देख चुके हैं, वो व्यक्ति पहले से ही डिल्यूजन के प्रभाव में रहता है, उसको हेलुसिनेशन की भी शिकायत रहती है, और इसके साथ साथ और जो अन्य प्रकार के जो नेगेटिव सिम्टम्स की भी जब हम बात करते हैं तो ये तमाम प्रकार के जो सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं ये सब उस व्यक्ति को आगे किए जाने वाले जो भी उसके लिए उपाय हो सकते हैं या उपचार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो रिस्पॉन्स है वो इसके प्रति उतना बेहतर नहीं होता। तो शुरुआती दौर में अक्सर जो सीवियर केसेस होते हैं वहाँ पर मेडिकेशन का सहारा लिया जाना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में दो प्रकार के अब तक हम कह सकते हैं कि शुरुआती जो दौर में जो मेडिकेशंस थी उनको फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं। उसके बाद जो आगे एडवांसमेंट्स हुई इस क्षेत्र में और जो शोध हुए और जो रिसर्चेज हुई उनके माध्यम से सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी आ गई हैं, और वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं सफल भी हैं सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं उनको कम करने के लिए। और कहीं ना कहीं मेडिकेशंस उस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए तैयार कर देते हैं
कि वो आगे जो और उपचार संभव हो सकते हैं साइकोथेरेपी के रूप में, और उसके कम से कम उसकी जो रोज़मर्रा के जीवन में जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल आ गया है, और जो कहीं ना कहीं वो खुद के लिए या अपने फैमिली के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए अगर वो एक खतरा बन चुका है, तो कम से कम उन सभी जो एलिवेटेड सिम्टम्स हैं या जो इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कम करने का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं साधन है जो मेडिकेशन के रूप में हमारे पास उपलब्ध होता है। इसके बाद जो एक और प्रकार की हम कह सकते हैं मेडिकेशन थेरेपी जो की जा सकती है, और उस पर कुछ शोध भी हुए हैं जिनके बहुत ही सकारात्मक हम कह सकते हैं रिजल्ट मिले हैं। उसमें से एक अप्रोच है दैट इज़ एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट। और जैसा हमने अपने पिछले सत्र की चर्चा में ये कहा था कि स्त्रियों में ये सिजोफ्रेनिया जो है ये कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में, यानी कि उनको होने की जो संभावना है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम होती है। और उसमें भी एक विशेष पैटर्न हमने देखा था कि उनको जब मीनोपॉज का जो एक समय होता है उस दौरान फिर से उनके अंदर सिजोफ्रेनिया की प्रेवलेंस यानी उसको होने की जो संभावना है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और इसी चीज़ से प्रेरित होकर के रिसर्चर्स ने ये समझने का प्रयास किया, चूंकि एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है और वो मेनोपॉज के समय एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और बाद में वो आगे चल करके और कम हो जाता है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन का कहीं ना कहीं कोई प्रभावी रोल है जो कि सिजोफ्रेनिया की जो भी सिम्टम्स हैं या उसका जो ऑनसेट है कहीं ना कहीं उसको रोकता है या उससे बचाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से एक शोध किया गया जिसमें 2 ग्रुप्स लिए गए महिलाओं के, और उसमें एक ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप था उसको अगर हम ए की संज्ञा दें और दूसरा ग्रुप जो बी ग्रुप था उसको अगर हम कहें कि ये वो ग्रुप है जिसको एस्ट्रोजन के पैचेस लगाए गए, और इस ग्रुप को जो पहला ग्रुप है इसको किसी भी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट यानी कि कोई भी दवाई एस्ट्रोजन नहीं दिया गया, केवल उनको ऐसे पैचेस लगाए गए जिसका कोई अर्थ या किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें केमिकल या कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं था। तो ऐसे में जो पैचेस यूज़ किए गए थे ग्रुप बी के अंदर, उनके अंदर ये देखा गया कि ओवरऑल जो उनका रिस्पॉन्स था, जो सिम्टम्स थे, वो इस प्रकार से काफ़ी जो एस्ट्रोजन वाला ग्रुप था उसके अंदर वो रिस्पॉन्स और वो जो उनकी ट्रीटमेंट को लेकर के या फिर उनके सिम्टम्स को लेकर के हर जगह एक बेनिफिट देखने को मिला। तो इस तरह की एक रिसर्च ने हमें इस प्रकार की जो फर्दर जो मेडिकेशंस के रूप में हमारे पास एक और हम कह सकते हैं साधन उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का उपचार हमारे पास उपलब्ध है। और इसके बाद हम बात करेंगे साइकोसोशल अप्रोचेस की, जो सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में जो थेरेपीज़ यानी कि जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एक प्रकार से इस्तेमाल की जाती हैं या उपयोग में आती हैं, उन पर एक प्रकाश हम यहाँ डालेंगे। और इसमें जो पहला है दैट इज़ फैमिली ट्रीटमेंट। और जब हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की, तो सिजोफ्रेनिया में हमने पिछली बार भी ये देखा था और चर्चा की थी कि केवल वो व्यक्ति ही नहीं परेशान होता जो इस तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उसके परिवार वाले, यानी कि जो उसके आसपास जो उसके फैमिली पर्सन्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका जो क्लोज ग्रुप है, वो सभी कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी की वजह से वो सभी कहीं ना कहीं दिक्कत में आते हैं। तो इस कारण से जो ट्रीटमेंट की जाती है उस पर्सनल व्यक्ति की, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट अप्रोच होते हैं, और उसका प्रमुख कारण ये है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जब वो अगर वो संस्थागत ट्रीटमेंट लेता है यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी यदि वो ले रहा है, तो ऐसे केस में भी वो व्यक्ति जब वापस जाएगा अपनी नॉर्मल सेटिंग में, अपनी फैमिली सेटिंग में, तो ऐसे में उसको फिर से वही पर्यावरण, वही एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसकी फैमिली चूंकि पहले से ही हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस में थी, और वो आगे भी यदि उसकी फैमिली उसी तरह का जो एनवायरनमेंट पहले हुआ करता था, देयर मे बी ए कॉज कि वो पहले का जो फैमिली एनवायरनमेंट था या उस तरह का जो उनका अप्रोच था वो भी कहीं ना कहीं एक कॉजल फैक्टर की तरह, यानी कि उसकी जो बीमारी है उसके योगदान उसमें उसका भी योगदान रहा हो उसके फैमिली एनवायरनमेंट का। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चूंकि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें रिलैप्स यानी कि सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनके दोबारा आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो ऐसे में उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और फैमिली का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से न सिर्फ इंडिविजुअल की बल्कि पूरी फैमिली की, जो साथ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो केयर गिवर्स हों, चाहे परिवार के जो भी सदस्य हैं, यदि वो सब
उस थेरेपी में हिस्सा लेंगे और वो सब भी कहीं ना कहीं उस जो परेशानी है उसकी बारीकियों को समझेंगे, उससे होने वाले और उनके द्वारा क्या किया जा सकता है जिससे वो इस तरह की जो समस्या है वो दोबारा रिकर ना हो, और वो क्या क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल लेवल में कोपिंग से रिलेटेड हो या उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करने से संबंधित हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं फैमिली थेरेपी में। तो सेकंड जो हमारे पास साइको सोशल अप्रोच है दैट इज़ केस मैनेजमेंट। और केस मैनेजमेंट में अक्सर ये देखा गया है कि जो इंडिविजुअल्स सिजोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं और इस प्रकार की जो बीमारी के बाद, जो ट्रीटमेंट के बाद जो अपने सेटिंग्स में वापस जाते हैं, यानी अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जब वो वापस जाते हैं तो अक्सर उन्हें बहुत सारी हम कह सकते हैं कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसका एक प्रमुख रीज़न ये होता है कि वो चूंकि पहले से इस तरह का व्यवहार या तो कर चुके होते हैं या इस तरह का उनके साथ लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि उनके साथ एक नेगेटिव हम कह सकते हैं इमेज या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जुड़ जाती है। तो ऐसे में उन व्यक्तियों को दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में जो एक्सेप्टेंस मिलना है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, या वो क्यों ना खुद फैमिली में भी हो, तो इस प्रकार से जो समस्याएं आती हैं उनके लिए पर्टिकुलर केस मैनेजर्स हम कह सकते हैं कि अपॉइंट किए जाते हैं, जो ये कोशिश करते हैं और ये एफर्ट करते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो ट्रीटमेंट लेके वापस जा रहे हैं उनको दोबारा से सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने में, उनको जो उनके दोस्त हैं या उनके कलीग्स हैं या जो उनके जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सभी को ये कन्विंस करना, साथ ही साथ उनसे ये बात करना कि ये व्यक्ति एक परेशानी से जूझ रहा था और अब इसने ट्रीटमेंट ली है तो आपके सपोर्ट की इसको आवश्यकता है। तो इस प्रकार का जो पूरा ये केस मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के जो व्यक्ति जो वापस रिहेबिलिटेट किए जाते हैं जब अपनी नॉर्मल सेटिंग में, तो वहाँ पर इस तरह की जो हम कह सकते हैं व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती है। इसके बाद जो दूसरा हम एक और बात करेंगे अप्रोच की, दैट इज़ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया से जो सफ़र कर रहे लोग होते हैं अक्सर उनके अपने इंडिविजुअल जो स्किल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल इन द सोसाइटी, यानी वो दूसरे लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये सभी बातें कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होती है वो आगे चल करके कहीं ना कहीं जब वो इस तरह की समस्या से जब जूझते हैं और जब वो वापस जाते हैं हम कह सकते हैं कि अपने उस नॉर्मल सेटिंग में, तो वहाँ पर जब उनके सोशल स्किल्स जो कि पहले बेहतर नहीं थे या अच्छे नहीं थे और हम कह भी सकते हैं कि वो कुछ हद तक पुअर सोशल स्किल्स थे, तो उसकी वजह से जो दूसरे लोगों का उनके साथ रवैया है या जो हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव ही होता है। तो ऐसे में इस तरह के लोगों को हमेशा दूसरे लोगों से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनकी सोशल स्किल ट्रेनिंग भी की जाए ताकि जब ये वापस जाएं या जब ये लोगों से इंटरेक्ट करें तो ये एक बेहतर तरीके से लोगों के साथ हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल जो इनका इंटरेक्शन है या इनके जो रिलेशनशिप हैं वो बेहतर हों, ताकि इनका जो ओवरऑल हम कह सकते हैं चाहे वो सिम्टम मैनेजमेंट हो, चाहे रूटीन लाइफ में बेहतर तरीके से फंक्शनिंग हो, इन सभी में इस तरह से सहायता मिलती है। इसके बाद एक और हम कह सकते हैं कि हमारे पास विकल्प होता है सिजोफ्रेनिया की, जब परेशानी से कोई जूझता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और इस प्रकार का जो ये हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट का जो उपाय है ये हम आगे भी जब चर्चा करेंगे जो आज के भी सत्र में, तो बार बार हमें ये CBT का वहाँ पर जिक्र आएगा। तो इसका एक ब्रीफ मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ कि CBT में यूजुअली किया ये जाता है कि व्यक्ति को उसके जो विचार जो मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं उसे रीस्ट्रक्चर करने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए, उनको लॉजिकली उनके बारे में थिंकिंग करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। और उसी तरह से साथ ही साथ इस प्रकार के जो उसके बिहेवियर्स हैं जो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव थॉट से हम कह सकते हैं कि एसोसिएटेड होते हैं, उस तरह के बिहेवियर्स को हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस तरह के बिहेवियर्स को दोबारा से प्रदर्शित ना करें, बल्कि वो पॉजिटिव उनको रीइंफोर्समेंट दे करके हम ये प्रयास करते हैं कि वो ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर्स में एंगेज हों ताकि उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए और उनका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस हो
और साथ ही साथ जो उनका ट्रस्ट है इस पूरे हम कह लें वो ट्रीटमेंट प्रोसेस पे हो या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड जो उनकी जो हैपनिंग्स हैं उसको लेकर भी जो उनका रवैया है या जो उनका हम कह सकते हैं विजन है वो इम्प्रूव होता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हम सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट करने में हम सक्षम होते हैं। हालांकि मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि सिजोफ्रेनिया का 100% क्योर अभी भी अचीव नहीं किया गया है और इसमें प्रयास हमेशा ये किया जाता है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक परेशानी से जूझ रहा है और उसका परिवार भी उसके साथ इस समस्या से हम कह सकते हैं ग्रस्त होता है, तो उन सभी के लिए यहाँ जो सबसे पहला प्रयास होता है वो होता है उनकी लाइफ को नॉर्मलाइज करना, यानी कि जितना संभव हो सके उनकी जो परेशानियां हैं उनको कम करना ताकि वो फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ सके। तो ऐसे में ये जो हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो जर्नी है ये भी एक बहुत बड़े रिलीफ के तौर पर इस तरह के इंडिविजुअल्स और उनकी फैमिली के लिए होता है। तो इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे उसमें आज के सत्र में हम बात करेंगे एंग्जाइटी और एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो जो पहला हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी, जिसको दुश्चिंता भी कहा जाता है, ये हम कह सकते हैं अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो एंग्जाइटी इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग बोथ कॉग्निटिव and emotional component in which an individual is inordinately apprehensive and uneasy about the prospect of something terrible happening। अब यहाँ पर जो हम ये बात कह रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में, यहाँ ये दर्शाता है कि एंग्जाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अननेसेसरीली और अनयूजुअल, यहाँ पर ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी कि उस तरह की चिंता करने की उसे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि सामान्य व्यवहार नहीं है। क्योंकि यदि हम अगर नॉर्मल जो हमारे आम जीवन में जो रूटीन एंग्जाइटी होती है, यानी जिसको हम नॉर्मल एंग्जाइटी के तौर पे अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो वो कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं अपने डेली लाइफ में जिनको करने को लेकर के हमें छोटी मोटी चिंताएं लगी रहती हैं। जैसे अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपके मन में ये ज़रूर थॉट आएगा कि मैं टाइम से पहुंचूं ताकि मेरी ट्रेन छूट ना जाए। तो इसके लिए आप जो भी ज़रूरी प्रयास होंगे या जो भी ज़रूरी आपको लगेगा आप वो करेंगे। इसी तरह से अगर आपका एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम्स के समय मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, इसके लिए मैं अभी से पढ़ाई करूं। यानी इस तरह की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है और उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एंग्जाइटी हम कह सकते हैं हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे लिए अच्छी भी है, ताकि हम अपने कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड फील करें और हम अपने उस कार्य को बेहतर ढंग से ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ पूरा कर सकें। परंतु ये एक समस्या में तब तब्दील होता है जब एंग्जाइटी, जो कि हमारे लिए अभी तक एक पुश का काम कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं हमें हमारे कार्य की तरफ बढ़ा रही थी, मोटिवेट कर रही थी, वो एंग्जाइटी जब एक्सेसिव हो जाती है, यानी कि जब इस तरह की जो चिंता हमारे अंदर दिमाग में जो वरीनेस होती है, जब वो एक्सेसिव हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इस लेवल तक चली जाती है कि वो बिल्कुल इर्रेशनल हो जाती है, यानी कि हमारे पास कोई उस समय ऐसी वजह नहीं है जिसके लिए कि हम चिंता करें या इस प्रकार से हम बहुत ही ज़्यादा उससे हम ग्रस्त हो जाएं। तो ये दुश्चिंता की श्रेणी में उस समय आ जाता है जब यहाँ पर अननेसेसरीली और अनयूजुअल वे में हम विदाउट एनी रैशनल, यानी कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी हमारे सामने ऐसी रियल थ्रेट के जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं, देन इट बिकम्स हमारे लिए वो एक एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप वो लेती है। इसके बाद हम बात करेंगे फियर की। तो फियर किस तरह से एंग्जाइटी से अलग है। जो नॉर्मल फियर यानी कि जो नेचुरल फियर हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक प्रकार का हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि हम इस तरह से हम कह सकते हैं जेनेटिकली डिज़ाइंड हैं कि जब भी हमारे सामने कोई भी डेंजरस इवेंट या कोई सिचुएशन या ऑब्जेक्ट आएगा तो हम फियरफुली हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हम उस स्टिमुलस को देख के, उस ऑब्जेक्ट को देख के, उस सिचुएशन में आने के बाद हमारे अंदर फियर जनरेट होता है और कहीं ना कहीं ये हमारा एक
हम कह सकते हैं एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो हमको उस समस्या से हम कह सकते हैं अपने आप को दूर रखने में, या अपने आप को कैसे हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करें ताकि हमें खतरा ना हो, या हमें आगे चल करके उस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकें। तो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है फियर का, ये हमारे सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है, परंतु जब इस तरह का जो भय है वो विदाउट एनी हम कह सकते हैं रीज़न, या बिल्कुल किसी भी स्टिमुलस के अभाव में, या केवल जब वो हमारे हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना मात्र में रह जाता है, जैसे कि हमें केवल ये भय लगा रहे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जीवन में कुछ बहुत बुरा घटित होने वाला है, तो इस प्रकार का जो इर्रेशनल फियर है, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि वो एक हम कह सकते हैं कि अननेचुरल रिस्पॉन्स है, बिकॉज रियल कोई थ्रेट हमारे सामने अभी मौजूद नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो एंग्जाइटी का रूप लेती है। इसके बाद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक्सेसिव फियर और एंग्जाइटी तो उसमें होती ही है, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो हमारी रूटीन लाइफ है, यानी कि जो हम अपनी डेली लाइफ में जो नॉर्मली जो एक्टिविटी करते हैं और जिस तरीके से हम अपने रूटीन बिहेवियर्स करते हैं, चाहे वो हमारा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाएंगे, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को अटेंड करेंगे, यदि आप एक एम्प्लॉई हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे, यदि आप जिस भी रोल में आप हैं उस रोल को आप बेहतर ढंग से निभाएंगे, और नॉर्मली रूटीन में लोग ये काम आसानी से या अच्छे से करते हैं। लेकिन जब इस तरह के इंडिविजुअल्स जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिनको डायग्नोज किया जाता है, या इस तरह की जिनको समस्याएं होती हैं, वो इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं अपनी रूटीन लाइफ में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं अपने कार्यों को पूरा करने में, यानी कि अभी तक जिन चीज़ों को वो बड़ी आसानी से कर रहे थे, रूटीन वे में कर रहे थे, अब आगे चल के उनको इसमें दिक्कत आने लगती है, और इस वजह से उस तरह के जो लोग होते हैं या तो वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो ओवरऑल कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हम कह सकते हैं नेगेटिविटी आने लगती है, या जो उनकी फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उनको ये ज़रूरत महसूस होने लगती है कि मुझे अब ये जो समस्या है ये मेरे लिए अनबियरेबल हो रही है, और इसके बाद दे सीक आउट फॉर द हेल्प और इंटरवेंशन फ्रॉम सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड एक और जो फैक्ट है, दैट इज वुमेन आर 60% मोर लाइकली देन मैन टू एक्सपीरियंस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि महिलाओं में एंग्जाइटी होने के या एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आदमियों से ज़्यादा है, यानी 60% तक अधिक महिलाएं डायग्नोज होती हैं विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एज का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है इस चीज़ से कि जो प्रेवलेंस है, जो केसेस रिपोर्ट होने का, वो ओल्ड एज के दौरान काफ़ी कम हो जाता है, और जो रिपोर्टिंग के सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस आते हैं वो एक सर्टेन एज, यानी 25 to 35 या 40 तक के बीच में, जो और एडोलेसेंट के भी एज ग्रुप में ये रिपोर्ट होता है। तो ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के रिपोर्टिंग के इंसिडेंट्स आते हैं, और ओल्ड एज के बाद, यानी एक सर्टेन 55 या 60 की उम्र के बाद थोड़ा सा गिरावट एक देखी गई है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस में। इसके बाद जो हम बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की, उसमें जो पहली कैटेगरी है उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और इस प्रकार की जो एंग्जाइटी होती है ये अमूमन शुरुआती अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास जो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, यानी साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके डायग्नोसिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं आज के समय में, जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसे हम DSM-5 के नाम से जानते हैं, और ये अभी सबसे लेटेस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे पास उपलब्ध है। इसके पहले जो पूर्व में जो क्राइटेरिया था वो इसी का पूर्व वर्जन, यानी कि DSM-4 जो TR यानी थर्ड रिवीजन था, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को ये माना जाता था कि ये केवल बच्चों में, यानी छोटे बच्चों में सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाएगा, परंतु अब इसको DSM-5 के अंदर ये माना गया है कि ये केवल बच्चों के लिए, यानी एज कोई बाउंडेशन नहीं होगा सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए, बल्कि ये अक्रॉस द एज किसी को भी डायग्नोज किया जा सकता है डिपेंडिंग कि वो सिम्टम्स उसके अंदर दिखें। उसके बाद
सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है उसके बारे में जब हम उसकी डेफिनेशन या उसको समझें तो इन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इंडिविजुअल्स हैव इंटेंस एंजाइटी अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन टू whom दे आर इमोशनली अटैच्ड। यानी कि जैसा हमें इस परिभाषा से समझ भी आ रहा है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में जो व्यक्ति इससे सफ़र करता है या जिसको ये समस्या होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक उसके अंदर इस बात की चिंता होती है या डर होता है कि वो जो उसका जो इमोशनल फिगर है जिससे वो बहुत अधिक प्यार करता है या बहुत अधिक लगाव रखता है वो कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाएगा या उसको किसी प्रकार की कोई हानि हो जाएगी या किन्हीं कारणों से वो उससे बिछड़ जाएगा। तो इस प्रकार के जो नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं एक दुश्चिंता उसके अंदर घर कर जाती है। और इस तरह के जैसे थॉट्स में हम ये देखते हैं कि जो अटैचमेंट फिगर है यानी जो अटैचमेंट फिगर की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वो एक चाइल्ड के केस में उसकी मदर हो सकती है। यानी कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा देखा गया है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो रिपोर्ट होता है वो यूजुअली उनकी मदर को लेकर के उनके अंदर ये ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा भी ऐसे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो उस बच्चे के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसका एक अटैचमेंट फिगर के तौर पर हो सकते हैं और जिनसे भी वो व्यक्ति या वो बच्चा बहुत अधिक लगाव रखता है, बहुत अधिक इमोशनली अटैच्ड है। इस तरह के जो भी लोग हैं उनसे जब उसके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का इर्रेशनल फियर, एक प्रकार की जो एंग्जाइटी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है कि वो उनसे दूर हो जाएगा या वो उनसे किसी वजह से बिछड़ जाएगा या उसके जो लव्ड फिगर है या जो इमोशनल फिगर है उसको कुछ हो जाएगा जिसके कारण से उन दोनों के बीच जो दूरी है वो बढ़ जाएगी या फिर हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रकार की जो पूरी ये थॉट प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के कोर में होती है। और ये जो इसका डायग्नोसिस है जैसा मैंने अभी आपको बताया था ये रिगार्डलेस ऑफ एज अब इसका डायग्नोसिस किया जाता है। और इस तरह की जो समस्या है कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है इंडिविजुअल की, और अगर हम स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर इस तरह की जब हम कह सकते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का जब वो सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका ओवरऑल ग्रोथ है या वो उनका जो एक इमोशनल डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली प्रभावित होता है। और आगे चल करके इस तरह के इंडिविजुअल्स में और भी परेशानियां और अलग तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं कि उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस कारण से इसको यंग एज में ही या जब भी ये अकर हो, चूँकि अब ये रिगार्डलेस ऑफ एज हो गया है, तो जब भी ये अकर हो तो वहाँ इसका हम कह सकते हैं कि निराकरण करना या इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इन फ्यूचर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या उससे क्रिएट होने वाली जो बिहेवियरल जो हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो या उनको कम किया जा सके। इसके बाद जो ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी जो यूज़ होती है इस तरह के सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में, दैट इज़ अगेन आइदर बिहेवियरल थेरेपी और CBT। यानी बिहेवियरल थेरेपी में इस तरह के इंडिविजुअल्स को उनके केयर गिवर के साथ या उनके उस इमोशनल फिगर के साथ या अटैचमेंट फिगर जिसको कहा जाता है उसके साथ उसको बिठाया जाता है या उसके साथ उसको इस प्रकार के कुछ रूटीन बिहेवियर्स करने के लिए एनकरेज किया जाता है ताकि वो अननेसेसरीली इस तरह के थॉट्स उसके दिमाग में ना आएँ। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी उसको ये प्रयास किया जाता है उसके जो थॉट्स हैं उसको रैशनलाइज करने का और कहीं ना कहीं उसको ये समझाया जाने का कि भाई आप इतना परेशान ना हो और ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली और जिसको आप बहुत अधिक जिससे आप अटैच्ड हैं वो कहीं दूर नहीं जाएगा या इस प्रकार की ऐसी कोई घटना आपके साथ नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो ओवरऑल एक रीस्ट्रक्चरिंग है उनको ये जो एनकरेजमेंट देना है कि आप इस तरह के आप बातें जो लॉजिकल थिंकिंग है आप उसमें थोड़ा सा आप अपने ओवरऑल जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें आप लॉजिक का एप्लीकेशन करिए। और इसके अलावा जैसे बिहेवियरल थेरेपी में उनको अपने जो केयर गिवर्स हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि आप इनसे अगर देखिए थोड़ी दूरी अगर हो भी जाती है तो दे विल अगेन कम बैक। यानी कि आप इनके साथ अगर जा भी रहे हैं और ये कहीं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो उसके बावजूद ये वापस आएंगे और आपसे फिर मिलेंगे। यानी कि आपको इस तरह से
थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है और इतना आपको एंग्जाइटी इस बारे में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक उनको हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो एक बिहेवियरल ट्रेनिंग है, ये भी एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस जब इनके लिए किया जाता है तो उसमें इस तरह की स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फोबिया की। और फोबिया जो है वो एक प्रकार का अनियंत्रित हम कह सकते हैं एक भय होता है, और ये अनियंत्रित होने के साथ साथ इर्रेशनल भी होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति को जो रूटीन, हम जैसे पहले भी हमने बात की फियर की, तो फियर हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स ज़रूर होता है, लेकिन वो नेचुरल रिस्पॉन्स हमारे एडेप्टिव फंक्शन से रिलेटेड होता है और कहीं ना कहीं उसका एक सर्वाइवल के लिए हमारे वो बेनिफिशियरी होता है। परंतु यही चीज़ें जब हमारी लाइफ को डिसरप्ट करने लगें या हमारे अंदर एक्सेसिव और इरेशनल फियर जनरेट करने लगें, तो ये चीज़ें हमारे लिए डिसरप्टिव भी होती हैं, हमारे बिहेवियर के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम भी होती हैं। तो ऐसे केसेस में इसको फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया का नाम दिया गया है। और स्पेसिफिक फोबिया जो है दैट इज एन इरेशनल एंड अनएबेटिंग फियर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन। यानी कि सबसे पहले तो ये अनियंत्रित होता है और बहुत ही अधिक मात्रा में, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि एक प्रचंड हमें भय उत्पन्न होता है, और ये साथ ही साथ इरेशनल भी होता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि रूटीन लाइफ में हमारी जो फियर फैक्टर्स हमें होते हैं फोबिया के केस में, यूजुअली उनसे उस तरह का हमें कोई खतरा वास्तव में होता नहीं है। जैसे अगर हम बात ही कर लें कि किसी एनिमल से या किसी इंसेक्ट से, या हम जैसे आगे भी कैटेगरीज में भी देखेंगे कि कुछ लोगों को इंजेक्शन से बहुत अत्यधिक भय होता है, ब्लड की साइड पे वो बेहोश हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारे लिए जो हम कह सकते हैं जो सिचुएशंस होती हैं या ऊंचाई पे जाने से, इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं, ये ओवरऑल हमारे अगर कई बार रूटीन फंक्शनिंग में भी ये हमें दिक्कत करने लगते हैं जब ये बहुत एक्सेसिव हो जाए और इसकी वजह से हम सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर दें। और बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि जो हमारी रूटीन लाइफ में जो हम प्लानिंग करते हैं, जो फंक्शनिंग करते हैं, कहीं ना कहीं उन सब के बैकग्राउंड में हमारे ये थॉट्स चलते रहते हैं कि किस प्रकार से हम वो एक्टिविटी ना करें या ऐसा हम क्या करें कि हमें उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो ये ओवरऑल हमारे लिए एक बहुत ही डिसरप्टिव, ये कह सकते हैं ओवरऑल एक्टिविटी या इस तरह का जो फियर है वो हो सकता है। अब जब हम बात कर रहे हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज, इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया था इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो कैटेगरीज में अगर हम इसको बांटें, जो फोबिया जो जिन वजहों से या जिन ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस की वजह से होता है, अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा केस जो रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड। यानी कि लोग सबसे ज़्यादा ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर जानवर या किसी पर्टिकुलर कीड़े मकोड़े से उनको बहुत अधिक डर लगता है। और नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो प्राकृतिक जो भी घटनाएं हैं, जैसे बिजली का कड़कना या उसके अलावा और भी जो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अत्यधिक बारिश का होना या कोई इससे रिलेटेड जो भी नेचुरल अकरेंस हो रही हैं हमारी लाइफ में, उन सभी से एक बहुत ज़्यादा भय रखना। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं फोबिया होता है लोगों के अंदर, वो नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जनरेट होता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उसमें एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, यानी कि कोई ऐसा कार्य करना जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, यानी अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाके उसे कोई कार्य करना है तो वो वहाँ पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊंचाई से इतना अधिक भय करता है, उसको ये डर लगा रहेगा कि वो वहाँ से गिर जाएगा, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जा कर के जब आपको काम करना हो या वहाँ पहुँचना हो, तो इस प्रकार की जो उससे रिलेटेड फोबिया है उसको यहाँ हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद ब्लड इंजेक्शन इंजरी, यानी कि जब हम आइदर ब्लड साइड पे, यानी जब हम खून देख लें या हम इंजेक्शन लगाना या लगने की जो भी कंडीशन हो उसको लेकर के, और ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र होती है जब किसी तरह की कोई इन्वेजिव सर्जरी वगैरह होनी हो। तो इस तरह के जो ये पूरे कह सकते हैं सिचुएशंस होती हैं, इनको लेकर भी बहुत सारी लोगों के अंदर फोबियाज़
देखे गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये एक और कैटेगरी है। और इसके अलावा भी ये जो 4 कैटेगरी हैं हमारे पास, इसके अलावा भी जब कोई अगर अन्य फोबिया सामने आता है, स्पेसिफिक फोबिया, तो उसको मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो फोबिया है, इसके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि कहीं ना कहीं जब तक ये फोबिया हमारे ऐसी स्थिति हमें होती है कि हम इसको बिना रिपोर्ट किए, या ये केवल किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट या एनिमल से रिलेटेड होता है, तो यूजुअली हम उसे अवॉइड कर ले जाते हैं, या कहीं ना कहीं हम उसके साथ ही एक जीने की आदत डाल लेते हैं। और ये समस्या हमारे लिए तब बन जाता है जब इसकी वजह से हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग प्रभावित होने लगे, और कहीं ना कहीं उस एक्सेसिव फियर की वजह से जब हम अपनी जो रूटीन लाइफ है या जो हमारा रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उसको करने में हमको परेशानी होने लगे। जैसे अगर मैं एक उदाहरण आपको इसको समझने के लिए दूं, तो एक व्यक्ति था जो थंडरस्टॉर्म यानी बिजली के कड़कने से बहुत अधिक डरता था। तो उसके अंदर ये डर, उसने बताया कि जब वो छोटा बच्चा था 4 साल का, तब से वो इस चीज़ से बहुत अधिक डरता है, और आगे चल करके वो अपनी लाइफ में हर समय इस बात को लेकर के सतर्क रहता था कि उसको कभी भी थंडरस्टॉर्म का सामना न करना पड़े, और इसके लिए वो जितने भी उपाय हो सकते थे वो सभी करता था। यानी कि वो ऐसे घर में रहता था हमेशा जहाँ पर कि जिस कमरे में वो है उसमें किसी प्रकार की कोई खिड़की ना हो, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चालू ना हो, ताकि जब भी ये गुंजाइश हो कि बाहर थंडरस्टॉर्म है, वहाँ उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी या उसे कोई भी प्रकार का नुकसान उसे ना हो। तो इस प्रकार का जो उसका एक, हम कह सकते हैं, रूटीन में वो ये प्रयास करता था। परंतु जब वो एडल्ट हुआ और उसने एक अपनी लॉ फर्म ज्वाइन की, उसने जॉब ज्वाइन किया, तो अब उसे उसके कार्य की वजह से बार बार बाहर निकलना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था, और ऐसे में ये जो कंट्रोल उसने अपने आसपास बना रखा था, या हम यूँ कहें कि एक सेफ एनवायरनमेंट जो उसने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ था, अब कहीं ना कहीं उसको इस सेफ एनवायरनमेंट से बाहर आना था, और अपनी जो उसकी आगे की जो लाइफ है उसके लिए उसको हम कह सकते हैं अब ज़रूरी हो गया था अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। अब ऐसे में उसका ये जो फोबिया था, स्पेसिफिक फोबिया, ये इतना अधिक था कि उसको इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, और वो फाइनली जा कर के इस तरह की सिचुएशन को अब उसे फेस करना पड़ा। तो इस प्रकार की जब कंडीशंस आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स वो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं या ट्रीटमेंट को सीख करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं फॉर फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया, उसमें जो पहली है दैट इज़ मेडिकेशन, यानी एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होती हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, उन केसेस में, ताकि इंडिविजुअल्स को एक इंस्टेंट वहाँ पर रिलीफ मिले, और जो ये एक्सेसिव इरेशनल फियर उनके अंदर जो जनरेट हो रहा है ये काफ़ी हद तक कम हो जाए। इसके अलावा जो अगली स्ट्रेटजी होती है दैट इज़ बिहेवियरल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर जो मेडिकेशन से संबंधित एक और बात है वो ये है कि मेडिकेशन सबसे पहले तो ये इंस्टेंट, हम कह सकते हैं कि इमीडिएट रिलीफ के लिए ठीक होती है, और साथ ही साथ मेडिकेशन के साथ एक और जो चीज़ जुड़ी है कि वो इस फियर को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी जुड़े होते हैं, और जैसे ही वो मेडिकेशन आप बंद करेंगे वो फिर से उस प्रॉब्लम के या उस सिम्टम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि दैट मेडिकेशंस जो हैं उनके कई बार हम कह सकते हैं कि एडिक्शन भी उसका हो जाता है। तो ये ओवरऑल एक प्रकार से मेडिकेशन जो है वो बहुत ही सुपरवाइज्ड तरीके से और कंट्रोल्ड वे में एक एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ ही ली जानी चाहिए, एंड ओनली इन सीवियर केसेस और व्हेन एडवाइज्ड बाय द फिजिशियन और द एक्सपर्ट। इसके बाद बिहेवियरल ट्रीटमेंट में 2 प्रमुख स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं जिसका मैं यहाँ आपके सामने चर्चा करूँगा। उसमें पहली है दैट इज़ नोन एज ग्रेजुअल एक्सपोजर, और दूसरी जो है उस टेक्निक को हम कहते हैं फ्लडिंग। और इन दोनों टेक्निक्स में व्यक्ति को जिस पर्टिकुलर इवेंट, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन से भय होता है उससे उसका सामना कराया जाता है, और दोनों ही तकनीक जो हैं उनका जो
जो वर्क करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। जैसे ग्रेजुअल एक्सपोजर में उस व्यक्ति को जो एक्सपोजर होगा वो धीरे धीरे कराया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा। शुरू में उसको उस बारे में सिर्फ उसकी बात की जाएगी, उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति उसकी बातचीत करने को लेकर के कंफर्टेबल हो जाएगा, देन उसको उसकी पिक्चर दिखाई जा सकती है, देन उसको रियली में वो सीन या वो ऑब्जेक्ट या वो जो भी चीज़ है उसको दूर से उसको दिखाया जा सकता है इन रियलिटी। उसके बाद उसको थोड़ा नज़दीक लाया जाएगा। तो ये एक पूरा हम कह सकते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें धीरे धीरे उस व्यक्ति को उस वस्तु या उस सिचुएशन के नज़दीक लाया जाता है, उससे उसका जो भय है उसका एनकाउंटर कराया जाता है, और कहीं ना कहीं उसको ये दोबारा लर्न कराने का प्रयास किया जाता है कि आपका जो फियर है वो इर्रेशनल है और वास्तव में आपको इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है दैट इज़ फ्लडिंग टेक्निक। फ्लडिंग टेक्निक में ये प्रयास किया जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी फोबिया से जो उसको परेशानी है उसको इमीडिएटली फुल एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको इमीडिएटली उसको उसके सामने एक्सपोज कर दिया जाए। जैसे अगर किसी को ऊंचाई से बहुत अधिक डर लगता है तो उसको ऊंचाई पर लेके चले जाएंगे, एकदम ऊंचाई पर, और वहाँ पर अब उसको बोलेंगे दैट यू हैव नाउ टू फेस दिस सिचुएशन। और ऐसे में जो इसकी जो वर्किंग फिलॉसफी है वो ये है कि आफ्टर सम टाइम, यानी व्यक्ति एक समय आने के बाद उसके जो जितने भी उसके रिएक्शंस हैं, जितने भी उसके हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सेज हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम द पर्सन रियलाइजेज कि वास्तव में जो मेरा भय था उसकी वजह से जो मुझे डर बना हुआ था ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ जो डर मुझे अभी तक बना हुआ था। यानी कहीं ना कहीं वो इस तरीके से उस सिचुएशन में आ करके विद द सपोर्ट ऑफ थेरेपिस्ट वो इस चीज़ को सीखता है। इसके बाद कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी इस टेक्निक में ये प्रयास किया जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर रैशनल थॉट्स इनिशिएट किए जाएं, उसके अंदर ये लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए कि जो भय उसको हो रहा है वो इर्रेशनल क्यों है और कैसे दूसरे लोग उसी सिचुएशन को बहुत ईजिली फेस कर रहे हैं, और रोज़ रूटीन लाइफ में बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं, और इवन जो थेरेपिस्ट है वो खुद भी उस कार्य को करके उसके सामने जब वो बात करता है तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, जो थॉट प्रोसेसिंग है, उसको कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर करने का, थोड़ा सा उसमें लॉजिकल पुट लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो इंडिविजुअल अपने इस तरह के जो थॉट्स हैं उनको रैशनलाइज कर सके और कहीं ना कहीं वो इस फियर से फाइट बैक कर सके। इसके बाद जो अगला हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो कि सामाजिक जो सिचुएशंस में, यानी जहाँ पर भी हमें किसी ऑडियंस को फेस करना हो या किसी तरह की कोई सोशल गैदरिंग हो या जहाँ पर भी हमें दूसरों लोगों के सामने आना पड़ता है, इस प्रकार की जब सिचुएशंस होती हैं तो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर व्यक्ति को ये फीलिंग रहती है या ये थॉट उसके दिमाग में आता है दैट द पीपल हु आर इन फ्रंट, यानी जो सामने जो लोग हैं वो सभी उसका मूल्यांकन करेंगे और वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, और उसके इस असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरेगा या उसके बारे में लोग जो विचार बनाएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो इस प्रकार का जो एक एक्सेसिव और इर्रेशनल फियर कई बार लोगों के अंदर आ जाता है, तो ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। और जैसा कि इसकी परिभाषा में हम देख सकते हैं, एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड और इंटेंस फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस इन विच द इंडिविजुअल मे बी स्क्रूटनाइज्ड बाय अदर्स। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका जो फियर है वो उन लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों के द्वारा किया जाने वाला जो मूल्यांकन है, यानी कि जो उसको ये लगता है कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या राय बनाएंगे, उसके बारे में किस प्रकार की भावना रखेंगे, ये जो ओवरऑल, यानी कि वो कहीं ना कहीं इस बात से डरता है कि जब भी वो लोगों के सामने जाएगा तो वो कुछ ऐसा कर देगा जिसकी वजह से लोग उसके बारे में या तो हंसेंगे या उसके बारे में वो एक ऐसा ओपिनियन बनाएंगे
कि उसे कुछ नहीं आता या वो एक सक्षम व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार की जो एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से इस तरह के इंडिविजुअल्स को सोशल सिचुएशन फेस करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और ये हम यहाँ पर थोड़ा सा ये समझें कि जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और रूटीन जब हम ऑडियंस को फेस करते हैं या फिर जब हमें कोई पब्लिक स्पीच देनी होती है, तो वहाँ जो एक रूटीन नर्वसनेस होती है, ये उससे किस प्रकार से अलग है। जैसे जब हमें किसी के सामने यानी किसी ऑडियंस के सामने या किसी ग्रुप के सामने जब हमें कोई बात करनी होती है या उसको एड्रेस करना होता है या किसी प्रकार का कोई स्पीच जब देना होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में नर्वसनेस इज़ वेरी नॉर्मल, यानी कि वहाँ पर नर्वसनेस होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। परंतु जैसे जैसे हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम एक समय के बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो ये एक रूटीन वे में जो नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ होता है वो ये प्रक्रिया है। लेकिन सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इसके अलावा इस तरह के व्यक्तियों में उस सिचुएशन में आने से पहले ही उनको इतना ज़्यादा भय लगने लगता है और वो ये सोचने लगते हैं कि जो सामने बैठी ऑडियंस होगी या जो लोग होंगे वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसको किस तरह से उसका आकलन करेंगे और वो अवश्य ही नेगेटिव उसका आकलन होगा। इस प्रकार की जो थॉट प्रोसेस उसके अंदर होती है, कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के अंदर ये एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है उस सिचुएशन को लेकर के। तो इस वजह से वो व्यक्ति उस तरह की सिचुएशंस को यूजुअली अवॉइड करता रहता है। बट हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जब हमें लोगों को फेस करना होता है, उनसे इंटरेक्ट करना होता है। तो ऐसे में हम अगर एक्सेसिव अवॉइडेंस की तरफ चले जाएंगे, यानी कि रूटीन लाइफ में अगर हम हर सोशल सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सही नहीं होगा और जो हमारी रूटीन लाइफ है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। इसलिए इस तरह की समस्या जिन लोगों को होती है उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। उसमें पहला फिर से जो मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है एज़ पर द केस। अगेन मैं आपको ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मेडिकेशन का सहारा लिया जाता है वो दैट इज़ स्ट्रिक्टली डन और सुपरवाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स, या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या जो भी इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कार्य को करते हैं। और जैसी ज़रूरत हो, जैसा केस हो, जैसी उस केस की सीवियरिटी हो, उसके हिसाब से मेडिकेशन देनी है, किस मात्रा में देनी है, कब तक देनी है, ये सब फैसले या इस तरह की जो ज़रूरी हम कह सकते हैं कि जो उसमें चीज़ों का ध्यान रखा जाना है, ये सभी उस प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसके बाद जो हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो अवेलेबल होती हैं इस तरह के केसेस में, उसमें पहली है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगेन जो हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का जिक्र बार बार आता है और इसमें दोनों ही लेवल पर प्रयास किया जाता है। जैसे सबसे पहला कॉग्निशन के लेवल पे, यानी जो थॉट्स जनरेट हो रहे हैं उस लेवल पर व्यक्ति को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उसको सपोर्ट दिया जाता है। जैसे एक इसका जो मेथड है दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में व्यक्ति को ये मोटिवेट किया जाता है कि आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं आप उसको एक बार फिर से सोचिए और उसको ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस, ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स, ऐसे बहुत सारे उसको एग्जाम्पल्स के साथ अपनी इस पूरे थॉट प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है, ताकि वो जो इर्रेशनल उसके अंदर थॉट्स जो जनरेट हो रहे हैं वो ना आए और वो उसको लॉजिक के साथ और रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं उनके साथ वो उनको काउंटर करे। इसके बाद साथ ही साथ उसको ये भी मोटिवेट किया जाता है सीबीटी में कि वो ऐसे बिहेवियर्स में एंगेज हो जो कि उससे वो समझ सके क्या वास्तव में ये चीज़ इतनी इसकी समस्या इतनी ज़्यादा थी जिससे मैं इतना भय कर रहा था, या इस प्रकार का मेरे अंदर ये जो थॉट आ रहा था। तो ये उस सिचुएशन में हो करके, यानी उस बिहेवियर को करके, एक्सपीरियंस करके वो व्यक्ति फिर सीखता है। यानी जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसमें लर्निंग की जो प्रक्रिया है और
हम जैसा जानते हैं कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट एंड उसमें भी जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इफ द पर्सन इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, यानी कि अगर उसको उस सिचुएशन में रिवॉर्ड मिलेगा तो वो व्यक्ति का वो बिहेवियर स्ट्रेंथेंड होगा, और यदि उसे किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट मिलेगी तो वो व्यक्ति उस तरह के बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज एन इफेक्टिव टेक्निक। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो एक इफेक्टिव टेक्निक होती है फॉर एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके बाद सोशल स्किल ट्रेनिंग। अब यहाँ पर एक फिर से गौर करने वाली बात है कि वो व्यक्ति जो ऑलरेडी एक प्रकार से हम कह सकते हैं समस्या से जूझ रहा है, यानी कि वो सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड फील करता है और वो उस सिचुएशन से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो लोगों को फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ये भय है कि लोग उसके बारे में कैसे विचार रखेंगे या उसकी स्क्रूटनी करेंगे या उसको नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे। तो ऐसे में यदि वो व्यक्ति और उसका सोशल स्किल अच्छा नहीं है तो ये बहुत नेचुरल है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे और आपके सोशल स्किल्स पुअर हैं तो इसके बहुत चांसेस हैं कि जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे वो आपको पसंद नहीं करेंगे, या वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे या आपके बारे में एक नेगेटिव राय रखेंगे। तो ऐसे में जो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, अगर उनके अंदर सोशल स्किल्स की कमी है और ऐसे में जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो पुअर सोशल स्किल्स हैं इसकी वजह से जो सामने वाला होगा वो उनके साथ नेगेटिवली पेश आएगा या उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स बनाएगा, और इसका असर ये होगा कि जो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से पहले ही गुजर रहा है उसको जो उसके हम कह सकते हैं जो उसका थॉट है, जो उसकी एंग्जाइटी है, वो और ज़्यादा उसमें मजबूती उसको मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं उसे ये एविडेंस मिल जाएगा कि मैं जो सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में गलत विचार बनाएंगे या मेरी स्क्रूटनी करेंगे, वो मेरा सोचना सही था। तो ऐसे में इस इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं कि सोशल स्किल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो अपनी सोशल स्किल्स के सहायता से या अपने जो एनहांस्ड और बेटर सोशल स्किल्स की सहायता से वो लोगों के साथ बेहतर तरीके से पेश आए, और जब वो उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगा तो सामने वाले से भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड देन द पर्सन विल बी एबल टू काउंटर हिज और हर नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन। यानी सोशल इंटरेक्शन से संबंधित उसको जो भी नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर, जो एंग्जाइटी उसके अंदर बन गई है, वो कहीं ना कहीं इससे कम होगी। इसके बाद जो अगला हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। और पैनिक डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो पैनिक डिसऑर्डर इज एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज पैनिक अटैक्स ऑन अ रिकरेंट बेसिस और हैज अ constant apprehension and worry about the possibility of recurring attacks। अब ये एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल को पैनिक अटैक्स होते हैं, और इस पैनिक अटैक के आने की जो संभावना है वो उसको और ज़्यादा सताती है। यानी कि सिर्फ पैनिक अटैक का आना ही नहीं, बल्कि पैनिक अटैक के आ जाने का जो थॉट है वो भी उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सताता है या उसको परेशान करता है। तो इस प्रकार से जो पैनिक अटैक है, सर्वप्रथम हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि पैनिक अटैक एक प्रकार का इंटेंस फियर होता है जिसमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी उसके साथ साथ जुड़ा होता है, और इसमें जो फीलिंग जो एस्पेक्ट है व्यक्ति का उससे वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ग्रस्त हो जाता है, और उसको ये भय बना रहता है कि कहीं ना कहीं मैं जो कंट्रोल है अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर, मेरा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसकी जब हम परिभाषा देखते हैं पैनिक अटैक की, वो है पैनिक अटैक इज़ अ पीरियड ऑफ इंटेंस फियर एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट accompanied by the feeling that one is being overwhelmed and is about to lose control। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर ये अत्यधिक भय आ जाता है, ये अत्यधिक इस तरह का उसके अंदर चिंता हो जाती है कि वो कंट्रोल को खो देगा, और साथ ही साथ ये जो पूरा जो एपिसोड है
ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट इसमें मौजूद रहता है। और ये जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है ये कहीं ना कहीं इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें प्रमुख रूप से उस व्यक्ति को लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, यानी वो चोकिंग महसूस कर सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम महसूस कर सकता है, हार्ट पाउंडिंग महसूस कर सकता है, यानी उसको लगेगा कि उसका सीना बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। तो इस प्रकार के जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट हैं वो पैनिक अटैक के साथ अटैच्ड होते हैं। और पैनिक अटैक के साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एगोराफोबिया। और एगोराफोबिया में जब हम इसकी बात करते हैं तो एगोराफोबिया इज इंटेंस एंजाइटी ट्रिगर्ड बाय द रियल और एंटिसिपेटेड एक्सपोजर टू सिचुएशंस इन विच दे मे बी अनेबल टू गेट हेल्प शुड दे बिकम इनकैपेसिटेटेड। अब ये उन सिचुएशंस से भय होता है व्यक्ति को जहाँ पर कि यदि वो उस सिचुएशन में पहुँच गया, और यूजुअली इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनको जो व्यक्ति इमेजिन करता है या कई बार उन सिचुएशंस में वो सही में होता है, वो ज़्यादातर पब्लिक जो सिचुएशंस या गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर कि बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। और ऐसे केस में जो इंडिविजुअल है जो पैनिक अटैक से या पैनिक डिसऑर्डर से जो सफ़र कर रहा है उसको ये भय होता है कि अगर इस जगह पर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो फिर मेरा क्या होगा, यानी कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा, और पैनिक अटैक होने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ये सारी बातें उसको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। और वो उस तरह की सिचुएशंस में आते ही ये थॉट उसका अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगता है और वो इस वजह से इस तरह की सिचुएशंस को भी अवॉइड करता है। इसके बाद जो पैनिक डिसऑर्डर से संबंधित जो ट्रीटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें पहली जो स्ट्रेटजी होती है दैट इज़ टू यूज़ मेडिकेशंस। और ये मेडिकेशंस बेंजोडाइजापाइन और एसएसआरआईज एंड एसएनआरआईज, यानी कि इसको कहा जाता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। उसी तरह से जो दूसरा है दैट इज सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिटर्स। तो ये जो इस प्रकार की जो मेडिसिन्स होती हैं जो इन पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स को उनके रीअपटेक को रोकती है, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेजेंस है हमारे जो कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में ब्रेन के, उसको ये बढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेडिकेशंस इस तरह का जो पैनिक अटैक होता है उसको ये कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की बात की जाती है पैनिक डिसऑर्डर में। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में व्यक्ति को ये उसको ट्रेन किया जाता है कि दैट ही और शी शुड फील रिलैक्स्ड, और वो जितना ज़्यादा हो सके रिलैक्सेशन की इस आदत को अपने अंदर डालें ताकि वो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो वो उससे बेहतर तरीके से कोप कर सके। इसमें डीप ब्रीदिंग हो सकता है, इसमें उनको रिवर्स काउंटिंग की भी उनको सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये उनको यूज़ करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा पैनिक कंट्रोल थेरेपी में भी, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, वहाँ पर ब्रीदिंग की रीट्रेनिंग एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, अगेन उस इंडिविजुअल को ये मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने इन थॉट्स को, जो आपको कहीं ना कहीं ये आपके अंदर फियर जो उत्पन्न करता है कि आपको इस तरह की सिचुएशंस में आने के बाद कोई बहुत भारी नुकसान होगा या पैनिक अटैक आ जाएगा या आप उस सिचुएशन में कंट्रोल लूज़ कर देंगे, इस तरह के जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए, उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, उनको लॉजिकली काउंटर करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है या फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस तरह का जो एक पूरा ये प्रोसेस है ये पैनिक डिसऑर्डर से संबंधित इस तरह की ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आज के अपने इस सत्र में हम जो भी बातचीत हमने आज रिलेटेड टू सर्टेन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की है
इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे और वहाँ हम कुछ और चर्चा भी करेंगे विच विल बी एसोसिएटेड कि कैसे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में किस तरह से हम ट्रीटमेंट को अप्रोच करते हैं और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का ये सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं एंड आफ्टर दिस सेशन आई वांट टू और इस सेशन के अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।